अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपना 6th चैप्टर चल रहा है, उत्पादन फलन। इसकी 2 वीडियो अपन देख चुके, आज अपन इसकी 3री वीडियो देखेंगे। पहली 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था उत्पादन फलन की मान्यताएं, विशेषताएं और अल्पकालीन उत्पादन फलन। बच्चों, आज अपन देखेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि उत्पादन फलन क्या था। उत्पादन फलन था उत्पादन की मात्रा और उसको उत्पादन करने वाले साधनों के बीच में गणितीय संबंध, अर्थात के उत्पादन करने के लिए हमें कौन कौन से साधन चाहिए, तो उसका जो एक आश्रित चर था और एक स्वतंत्र चर, तो दोनों चरों का जो संबंध देखा था वो था उत्पादन फलन। फिर अपन ने उसकी मान्यता विशेषताएं देखी, फिर देखा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो बच्चों, मैंने बताया था ना कि अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म, यानी कम समय के अंदर उत्पादन की मात्रा और उसके साधनों के बीच में क्या संबंध होता है, वो अपन ने पढ़ा था अल्पकालीन उत्पादन फलन। और अल्पकालीन उत्पादन फलन के हमने कई सारे नाम भी देखे थे, जैसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, घटते सीमांत उत्पादकता का नियम, है ना। क्यों कहा था? क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों में चेंज संभव नहीं है ना। अपने भूमि को स्थिर रखा था और केवल श्रम के अंदर चेंज किया था। आज अपन पढ़ेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंदर बच्चों, जैसे कि नाम से क्लियर है, दीर्घकाल मतलब लॉन्ग टर्म। जब लंबे समय के अंदर हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन के सभी साधनों में चेंज संभव है और हम चेंज करते हैं। तो जब हम दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो इसे ही दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और दीर्घकाल के अंदर हम क्या करते हैं कि उत्पादन के साधनों में भी चेंज करते हैं और वो भी एक समान अनुपात के अंदर, तो उत्पादन के अंदर भी चेंज आता है। और उत्पादन के साधनों में जो चेंज का जो अनुपात है वो हर स्तर के ऊपर इक्वल रहता है। तो जो हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसके 2 नाम है, पैमाने के प्रतिफल का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अब पहले मैं बताऊंगी कि इसको स्थिर अनुपात का नियम क्यों कहते हैं। बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम क्यों कहते हैं उसके लिए पहले मैं एक सारणी बनाती हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमने इधर भूमि ले लेते हैं, इधर हमने श्रम ले लिया, इधर ले लेते हैं हम हमारा टोटल प्रोडक्शन और यहाँ ले लेते हैं अनुपात। अनुपात किसमें? भूमि क्या इस टू श्रम में। तो आप भूमि को बढ़ा दीजिए 5, 10, 15, 20, 25 और 30, और इसी के अकॉर्डिंग श्रम को भी बढ़ा दीजिए 100, 200, 300, 400, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग उत्पादन को भी बढ़ा दीजिए। अब आप देखिए, इसमें रेशो निकालिए। 5 और 100 का रेशो क्या है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1:20। यहाँ पर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो आप यदि देखेंगे कि सभी स्तर के ऊपर, उत्पादन के सभी स्तर के अंदर जो भूमि और जो श्रम है वो एक समान अनुपात के अंदर ही रहे, यानी हम इसको बढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनका जो अनुपात है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन को क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। क्यों? क्योंकि जब हम इसके उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर भी प्रत्येक स्तर के ऊपर उसका अनुपात स्थिर रहता है, इसलिए बच्चों हम इसको क्या कहते हैं? स्थिर अनुपातों का नियम। अब हम बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो पैमाने के प्रतिफल का नियम पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पैमाना किसे कहते हैं। पैमाना मतलब इकाई। इकाई यानी हम गणित की कोई भी यदि इकाई को पढ़ते, कोई भी टर्म को पढ़ते हैं तो अपन को उसकी इकाई लिखनी जरूरी होती है। यदि हम बात दूरी की करें तो दूरी कितनी है? 5। अब 5 क्या है? 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। दूध को मापते हैं तो लीटर में, है ना। वजन को मापना है तो किलोग्राम, ग्राम, है ना, क्विंटल। तो ये जिसमें मापते हैं वो मापने की इकाई को ही हम पैमाना कहते हैं। अब हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल का नियम क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात पैमाने की करते हैं। भूमि 5, अपने 5 क्या लिया है? हेक्टर या एकड़। श्रम 100 क्या है? 100 श्रमिक। उत्पादन 10 क्या है? 10 क्विंटल। तो अपन देखते हैं कि जब हम भूमि, श्रम यानी इनके पैमानों को बढ़ाते हैं तो जो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन आता है उसका भी पैमाना बढ़ता है। तो पैमाने के अंदर चेंज करने से पैमाने में चेंज आ रहा है, इसको कहते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। आ रहा है ना बच्चों समझ में? नाम को देख लो और उसके हिसाब से उसकी डेफिनेशन याद करो, समझ के तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं और पैमाने का प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात की बात समझ में आ गई ना, कि जब हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो उनका अनुपात स्थिर रहता है। और पैमाने का प्रतिफल का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम इसके पैमानों को बढ़ाते हैं
तो जो हमारा जो उसका जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका पैमाना भी बढ़ता है, यानी ये पैमाने का प्रतिफल है। हो गया ना क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं कि पैमाने के प्रतिफल को 3 तरह से बांटा है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, घटते पैमाने का प्रतिफल और बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। तो सबसे पहले देखेंगे स्थिर पैमाने का प्रतिफल। तो मैं इसको आपको एक अच्छी सारणी से इसको बताती हूँ कि हम स्थिर पैमाने के प्रतिफल, घटते पैमाने के प्रतिफल और बढ़ते पैमाने के प्रतिफल को कैसे समझे। तो पहले की बात, यहाँ भूमि ले लीजिए, यहाँ श्रम ले लीजिए और यहाँ टोटल उत्पादन को ले लीजिए। अब देखिए हम भूमि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, 1, इसको फिर डबल कर दो 2 और इसको 3 टाइम्स कर दिया 3, श्रम को भी डबल और 3 टाइम्स कर दो। तो यहाँ पर यदि हमारा उत्पादन भी इसी अकॉर्डिंग बन रहा है, यानी हमने भूमि को दुगुना किया, अब भूमि को हमने तिगुना किया, श्रम को भी यहाँ 2 टाइम्स किया और श्रम को हमने 3 टाइम्स किया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रोडक्शन था, टोटल उत्पादन, वो भी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हुआ। यानी जिस रेशो में, जिस परसेंट के अंदर हमने हमारे उत्पादन के साधनों को बढ़ाया बच्चों, उसी अनुपात में हमारा क्या हुआ, उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसको कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। ओके, नाउ घटते पैमाने का प्रतिफल। तो घटते पैमाने के प्रतिफल के लिए भी हमारी यही सारणी काम आ जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो क्या हमारा उत्पादन हो रहा है। तो इसको देख लीजिए, ये यदि 5 और 3 की 9 की जगह आ जाए आपका 8, मीन्स यहाँ पर ये 2 टाइम्स से कम हो रहा है, यानी और ये 3 टाइम्स से कम 8 हो रहा है। यदि 2 टाइम्स होता तो 6 होता और 3 टाइम्स हो रहा था तो 9 रहना चाहिए था। जबकि हमारा जिस अनुपात के अंदर हम अपने साधनों को बढ़ा रहे हैं, उस अनुपात के अंदर हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं घटते पैमाने का प्रतिफल। और हमारा जो लास्ट टॉपिक इसका है वो है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। तो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल के लिए देख लीजिए आप इसको कि आपने इसको तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स किया, तो यह 3, अगर जो ये इसके अकॉर्डिंग होता तो 2 टाइम्स 6 होना चाहिए था, लेकिन ये तो हमारा क्या हो रहा है, 7 आ रहा है। और यदि 3 टाइम्स में 9 होना चाहिए था, जबकि हमारा आ रहा है 10। इट मीन्स जिस अनुपात में, जिस रेशियो में, जिस परसेंट में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे हैं बच्चों, उस अनुपात में, उस रेशियो में, उस परसेंट में से अधिक हमारा उत्पादन हो रहा है, तो इसको कहते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। तो आया बच्चों समझ में, कितना इजी था, जैसा नाम वैसा डेफिनेशन याद कर ली। बच्चों रटो मत इकोनॉमिक्स को, अच्छे से समझो, नाम को समझो, परिभाषाएं अपने आप बन जाती है और अपने आप समझ में आ जाती है। तो आज हमारा जो 6th चैप्टर था उत्पादन फलन, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसकी 3 वीडियो है, तीनों वीडियो को आप अच्छे से देखिए। आप उसको नहीं समझ में आता है, पॉज करके रिवाइंड कर दो, आप उसके स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट को जूम करके देखो, और लास्ट में जो मैंने वीडियो फोटो अपलोड करती हूँ उससे आप अपने नोट्स बना दीजिए। तो आप, मुझे ये लगना चाहिए कि आपके भी 6 चैप्टर अच्छे से तैयार हो गए। अब आपको इन 6 चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट लिख कर के दीजिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। तो अपने 6 चैप्टर हो गए और 7 चैप्टर के लिए बच्चों रेडी रहना। कल अपन 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।